ओके, समझ में आया ऑर्डिनल डेटा और नॉमिनल डेटा का डिफरेंस? यस मैम। एवरीवन, किसी को भी कुछ डाउट नहीं है इसमें? नो। ओके, सी यहाँ पे देखो, इसी में से आपको और भी क्लियर हो जाएगा। नॉमिनल डेटा में जैसे हमारे पास एनिमल्स का डेटा है तो उसमें काऊ हो सकता है, डॉग हो सकता है, कैट हो सकता है। तो ये क्या है, ये इनके लेबल्स हैं। ये इसको आप कोई भी ऑर्डर में लिखो, पहले कैट लिखो, फिर डॉग लिखो, फिर काऊ लिखो, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये जो ऑर्डिनल डेटा है इसमें कुछ ऑर्डर एग्जिस्ट करता है, जैसे एक्सेलेंट, गुड, बैड, राइट, ये रेटिंग है। या फैंटास्टिक, ओके, डोंट लाइक, इसमें कुछ तो ऑर्डर एग्जिस्ट करता है। तो जिस भी डेटा में कुछ ऑर्डर एग्जिस्ट करता हो उस डेटा को हम कहते हैं ऑर्डिनल डेटा। ओके, और ऐसा डेटा जिसमें सिर्फ लेबल्स हैं, नंबर्स नहीं है, लेकिन वहाँ पे कुछ ऑर्डर मैटर नहीं करता है, ऑर्डर नहीं है वहाँ पे कुछ, आप सारे डेटा को शफल कर दोगे तो भी उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो ऐसे डेटा को हम कहते हैं नॉमिनल डेटा। क्लियर? ओके, लेट अस नाउ सी सम एग्जांपल्स। आप बताओ, जेंडर क्या होगा, नॉमिनल या ऑर्डिनल? मैम नॉमिनल। नॉमिनल डेटा, राइट। द फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पर्सन इन अ कंपटीशन? मैम ऑर्डिनल। ऑर्डिनल डेटा, राइट। इकोनॉमिक स्टेटस, लो, मीडियम, हाई? ये भी ऑर्डिनल है। ये भी ऑर्डिनल डेटा, क्योंकि वहाँ पे कुछ ऑर्डर एग्जिस्ट करता है, राइट। देन हेयर कलर, ब्लॉन्ड, ब्राउन, ब्रूनेट, रेड? नॉमिनल। नॉमिनल, वेरी गुड। देन नेक्स्ट, मैरिटल स्टेटस, मैरिड, सिंगल? ये भी नॉमिनल होगा मैम। ये भी नॉमिनल होगा, राइट। फीडबैक, एग्री, न्यूट्रल, डिसएग्री? ये ऑर्डिनल। ये ऑर्डिनल होगा, राइट। रेटिंग यस मैम। स्केल फ्रॉम 1 to 10, अगर किसको हम रेटिंग ऑर्डिनल दे में। रहे ऑर्डिनल। ये है ऑर्डिनल। एजुकेशन लेवल, स्कूल, हाई स्कूल, कॉलेज? ऑर्डिनल होगा ये। ऑर्डिनल होगा, वहाँ पे कुछ ऑर्डर है ना, पहले स्कूल होता है, फिर हाई स्कूल होता है, फिर कॉलेज होता है। देन आई कलर, ब्लू, ग्रीन, ब्राउन? नॉमिनल। नॉमिनल, ऑर्डिनल। राइट। तो आ गया आपको समझ में, ठीक है, डेटा टाइप्स। यस मैम। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट डेटा। कोई भी डेटा आप देखोगे, कोई भी डेटा सेट आपके पास है, तो उस डेटा सेट में जितने भी कॉलम्स हैं उनको आपको कुछ ना कुछ डेटा टाइप में उनका डेटा टाइप क्या है वो आइडेंटिफाई आपको आना चाहिए, राइट। जैसे मेरे पास अगर स्टूडेंट का डेटा है, राइट, तो स्टूडेंट के डेटा में जैसे मेरे पास ये रोल नंबर है, नेम है, ये तो सब टेक्सचुअल डेटा हुआ, राइट। जैसे मेरे पास यस एज मैम। है, तो एज क्या, एज को कौन से कैटेगरी में आप कैटेगराइज करोगे? अगर होल नंबर है मेरे पास, जैसे 30 है, 20 है, 35 है, तो ये कौन से टाइप का डेटा है? एज कॉलम कौन से टाइप का होगा? नॉमिनल होगा। नॉट अबाउट नॉमिनल, अभी हम चारों देख रहे हैं, नॉमिनल, ऑर्डिनल, डिस्क्रीट, कंटिन्यूअस। यहाँ पे मैम तो नंबर डिस्क्रीट। है, तो ये क्वांटिटेटिव डेटा है, दिस इज नॉट क्वालिटेटिव डेटा, राइट। तो ये हो गया डिस्क्रीट, राइट। यस मैम अगर डिस्क्रीट। स्टूडेंट के डेटा में मेरे पास जेंडर है, राइट, जेंडर में है मेल, फीमेल, मेल, फीमेल, तो ये कौन से टाइप का डेटा हो गया? कंटिन्यूअस। नॉमिनल। कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? अभी हमने जो भी चार टाइप्स देखे हैं, कौन से चार डेटा टाइप के डेटा के टाइप्स देखे हैं हमने? डिस्क्रीट, कंटिन्यूअस, डिस्क्रीट, नॉमिनल, अनऑर्डिनल। कंटिन्यूअस, नॉमिनल, ऑर्डिनल, राइट। तो यस कोई भी मैम। यस डेटा मैम। अगर आपको दिखेगा तो आपको उसको लेबल करना आना चाहिए कि ये इस डेटा में ये जो पर्टिकुलर कॉलम है इसका टाइप नॉमिनल है, इसका टाइप ऑर्डिनल है, इसका टाइप डिस्क्रीट है, इसका टाइप कंटिन्यूअस है, ये आपको आना चाहिए, राइट। जैसे अगर यस मैंने स्टूडेंट के डेटा में और एक कॉलम ले लिया, स्कोर, राइट। स्कोर में मेरे पास जैसे वैल्यू है 25.5, 30, देन 22.6, ये कौन से टाइप का डेटा हो गया? कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस डेटा। गेटिंग इट? अभी मेरे पास लेट से क्वालिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन में जैसे मेरे पास है स्कूल, हाई स्कूल, कॉलेज,
ये कौन से टाइप का डेटा हो गया क्वालिफिकेशन में? ऑर्डिनल ऑर्डिनल डेटा। गेटिंग इट? फिर अगर यस मेरे पास हाइट है, आई हैव स्टोर्ड हाइट ऑफ स्टूडेंट, राइट। हाइट में जैसे फीट में मैंने अगर स्टोर किया है तो 5.5 है, 6 है, 5 है। ये कौन से टाइप का डेटा हो गया? मैम दिस इज नॉट डिस्क्रीट, इट इज कंटिन्यूअस, यस मैम राइट। यस मैम आ रहा है समझ में? यस मैम हाँ, अगर मेरे पास और एक डेटा है कॉम्प्लेक्शन, कॉम्प्लेक्शन में जैसे है फेयर, डार्क या व्हीट कॉम्प्लेक्शन। कॉम्प्लेक्शन समझ में आता है ना? यस मैम स्किन कलर, ओके। तो ये कौन से टाइप का डेटा हो गया? नॉमिनल नॉमिनल। नॉमिनल इसमें कुछ ऑर्डर नहीं होता है, राइट। यस मैम ऑर्डिनल ये नहीं होगा, नॉमिनल ही होगा, क्योंकि इसमें कुछ ऑर्डर एग्जिस्ट नहीं करता है। मतलब आप फेयर पहले लिखो या डार्क पहले लिखो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इसको कुछ ऑर्डर नहीं है, इसीलिए ये है नॉमिनल टाइप का डेटा। ओके, कैन यू गिव सम एग्जांपल्स? और क्या हो सकता है स्टूडेंट के डेटा में? यस, क्वालिफिकेशन ले लिया ना हमने यहाँ पे। मैम पेरेंट्स नेम हो सकता है। पेरेंट्स नेम हो सकता है, ठीक है। नेम तो टेक्सचुअल डेटा हो गया, वो तो कैटेगरिकल ही डेटा होगा। जैसे आप उसको बोल सकते हो कि नॉमिनल है। लेकिन स्पेसिफिक ऐसा कौन सा डेटा हो सकता है? स्टूडेंट आईडी, ओके, रोल आईडी हो नंबर सकता है। ओके, आईडी या रोल नंबर, इसमें कुछ न्यूमेरिक वैल्यूज रहेंगे। तो ये कौन यस से मैम टाइप का डेटा हो गया? डिस्क्रीट। यस मैम ओके, ये आईडी आईडी जैसे नेम जैसे कॉलम्स है ना, ये डेटा एनालिसिस में कुछ काम के नहीं होते, राइट। डेटा जो काम का हमारे पास होता है जिसमें कुछ इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है, राइट। नेम से हमें कुछ लेना देना नहीं होता है वहाँ पे, या रोल नंबर से कुछ लेना देना नहीं है। जैसे अगर मेरे पास स्टूडेंट का डेटा है और मुझे फाइंड आउट करना, मुझे कुछ विजुअलाइज करना है कि कितने स्टूडेंट का स्कोर है बिटवीन 30 to 50, कितने स्कोर का स्टूडेंट है बिटवीन 50 to 60, वहाँ पे नाम कुछ काम नहीं आता है, राइट। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि आईडी, रोल नंबर ऐसे कॉलम्स नहीं जिसमें स्टूडेंट का कुछ इन्फॉर्मेशन स्टोर है, जिसपे हम एनालिसिस करते हैं। ऐसे कौन से कॉलम्स हो सकते हैं वो बताओ? मोबाइल नंबर, मेल हो सकती है, ईमेल आईडी। नो नो नो, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी ये तो डेटा हो सकता है, लेकिन इसके ऊपर हम एनालिसिस नहीं करते। ट्राई टू अंडरस्टैंड। जैसे मैंने अगर हाइट लिया स्टूडेंट का, तो इसके ऊपर एनालिसिस करके मुझे कुछ तो इन्फॉर्मेशन मिलेगा कि पूरे क्लास के स्टूडेंट का एवरेज हाइट कितना है, राइट। वैसे अगर मैंने सारे आईडी स्टोर कर लिए, ईमेल आईडी स्टोर कर लिए, उससे कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रहा है क्या? ईमेल आईडी का यूज़ तो हम पर्सनल यूज़ के लिए करते हैं, मतलब स्टूडेंट को कोई ईमेल सेंड करना है तो उसके लिए। मार्क्स हो सकते हैं। मार्क्स हो सकते हैं, राइट। जैसे हमने यहाँ पे स्कोर ले लिया, मैम स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस हो सकता है। परफॉर्मेंस हो सकता है। यस मैम और ठीक है, चलो, आपको समझ में आ गया ओवरऑल डेटा टाइप्स? यस मैम Okay, okay. Let us move further. Next topic is statistical description of data. Okay. तो इसमें हमारे पास 3 सब पॉइंट्स हैं जिसमें हम डेटा पे कुछ स्टैटिस्टिक्स अप्लाई करेंगे। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, देन मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन एंड ग्राफिक डिस्प्ले ऑफ डेटा। ओके, तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में फर्स्ट इज मीन, देन मीडियन एंड मोड। ओके, विल सी हाउ टू कैलकुलेट मीन, मीडियन एंड मोड इफ सम डेटा सेट इज गिवन। उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे। हेलो मैम। यस, मैम 2 लोगों ने ज्वाइन होने के लिए रिक्वेस्ट भेजी है ग्रुप में मैसेज। एक मिनट में देखती हूँ। ठीक है, ओके। उसके बाद हम देखेंगे हाउ टू कैलकुलेट वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, और इनका इसका मीनिंग क्या होता है।
और उसके बाद हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स टू विजुअलाइज द डेटा, कौन से अलग अलग टाइप से आप डेटा को प्लॉट कर सकते हो, उसके मतलब चार्ट में आप डिस्प्ले कर सकते हो या विजुअलाइज कर सकते हो, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट इज मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है। ये क्या होता है? इन डेटा प्रोसेसिंग, understanding central tendency of an attribute is very crucial because when you find out the central tendency जब भी आप फाइंड आउट करते हो तो उससे आपको पता चलता है कि आपके डेटा के ज़्यादातर वैल्यू कौन से रेंज में है, और वो फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास 3 टेक्निक होते हैं, मीन, मीडियन एंड मोड, ठीक है। नाउ विल सी हाउ टू कैलकुलेट मीन। मीन, it is also called as arithmetic mean, and arithmetic mean is nothing but the average। कैसे कैलकुलेट करते हैं हम एवरेज, पता है? Yes, ma'am. यस मैम। बताओ। मैम सिग्मा एफ बराबर एम नंबर पे लिख दिया हमसे। सॉरी, नहीं सुनाई दिया मुझे। जो मैम सिग्मा होता है हमारा, उसको मेन को कैलकुलेट करके उससे जितनी संख्या उसको डिवाइड करते हैं, सभी को ऐड करके जितनी संख्या उसको डिवाइड कर दिया डिवाइड जाता है मैम। करते हैं, राइट। सो दिस इज मोस्ट कॉमन मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कॉल्ड एज मीन या एवरेज। इसका फॉर्मूला होता है समेशन आई फ्रॉम 1 to n एक्स आई डिवाइड बाय n, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एग्ज़ाम के स्कोर्स है 50, 60, 70, 80, 90, ये एग्ज़ाम के स्कोर से अलग अलग स्टूडेंट के, और हमें इसका एवरेज स्कोर निकालना है, तो हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे सारे नंबर्स को, और ये कितने नंबर है 1 2 3 4 5, इसको 5 से डिवाइड करेंगे। सो हमें मिल गया 70, दैट मीन्स 70 इज़ द एवरेज स्कोर ऑफ स्टूडेंट, Yes, ma'am. राइट। इसका यूज़ होता है एवरेज सेल्स कैलकुलेट करने के लिए, स्टूडेंट के ग्रेड्स कैलकुलेट करने के लिए, या सैलरीज का एवरेज कैलकुलेट करने के लिए। ऐसे अगर टाइप का कुछ आपको टास्क करना है तो वहाँ पे हम मीन यूज़ करते हैं, ठीक है। मीन के बारे में और एक पॉइंट है कि अगर मीन के डेटा में कुछ आउटलायर है तो उससे मीन पे बहुत फ़र्क पड़ता है। जैसे हमारे पास 50, 60, 70, 80 और 90 ये मार्क्स है, ओके, और एक मेरे पास मार्क्स है 300, ओके, विच इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम दिस ऑल मार्क्स, दिस इज कॉल्ड एज आउटलायर। और अगर 300 मार्क्स अगर आप इसमें ऐड करके इसका एवरेज निकालेंगे तो इसका एवरेज क्या आएगा? 650 डिवाइडेड बाय 5, क्या आंसर आता है इसका? 130, राइट। और पहले हमारा एवरेज कितना था? 70। 7. जब हम 70 एवरेज निकालते हैं इसका मतलब होता है कि आपके पास जो भी डेटा है उसके सेंटर में ये 70 वैल्यू है, या फिर जो भी डेटा है वो 70 के आसपास है, राइट। मीन, जब भी आप कोई भी डेटा का जब आप मीन निकालते हो, मीन की जो वैल्यू आती है आपके पास, उसका मतलब क्या होता है कि आपके डेटा में जितने भी पॉइंट्स है या आपके डेटा में जितने भी वैल्यूज़ है वो सारे उस मीन के आसपास है, राइट। और वो पहले हमारे केस में सही भी था कि जैसे अगर हमारा 70 मीन आया तो हमारे सारे वैल्यू 70 के आसपास ही है, करेक्ट। मैम मीन को जो होती है हमारे बीच की संख्या भी हो सकती है, निकाल नहीं भी सकते नहीं, हैं। वैसे नहीं हो सकती, बीच की संख्या नहीं हो सकती। यहाँ पे वो आपको बीच की संख्या दिख रही है। अगर मेरे पास नंबर अलग अलग है, जैसे 55 है, 65 है, उसके बाद 35 है, 45 है, अगर मेरे पास ऐसे नंबर है ना, 95 है, तो इसका एवरेज अलग आएगा। मीन मतलब मिडल वाली संख्या नहीं होती है। मीन का फॉर्मूला यही है, ऐसे ही मीन निकालते हैं, राइट। लेकिन जो भी आप मीन निकालोगे, मीन की आपके पास जो भी वैल्यू आएगी, उसका मतलब क्या होता है कि आपके डेटा में जितनी भी वैल्यूज़ है वो उसके आसपास होंगी, राइट। जैसे आप इसका मीन निकाल लो, कितना होता है, करो आपके कैलकुलेटर पे, 55, 65, 35, 45, 95। कर रहे हो?
यस मैम। बताओ क्या आता है इसका मीन। डिवाइड बाय 5 करो। 59 59 आ रहा है मैम। कितना आ रहा है? 59 मैम। 59, राइट। 59। ओके, ये 59 मीन की वैल्यू आई। मतलब इसका मतलब क्या है कि आपके डेटा में जितने भी पॉइंट्स है वो 59 के आसपास है। या अगर आप 59 से ये सारे नंबर सब्ट्रैक्ट करोगे, सबको इनमें से माइनस करोगे, तो आपको ये सारी वैल्यूज आसपास दिखेंगे, राइट। मीन का मतलब ये होता है। यहाँ तक समझ में आया? यस जी मैम। ओके। नाउ अगर आपके पास ऐसा कोई नंबर है आपके डेटा में जो सबसे अलग है और वो आपने मीन के लिए कंसिडर किया, अगर इसका आपने मीन निकाला तो वो बहुत अलग होता है। दैट इज़ वाई यहाँ पे ये पॉइंट दिया है कि इट कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय आउटलायर। अगर आपके डेटा में कुछ आउटलायर है, या कोई आउटलायर का मतलब होता है कोई अलग वैल्यू, अनयूजुअल वैल्यू। अगर ऐसे अनयूजुअल वैल्यू आपके डेटा में है तो मीन निकाल के आपको कुछ फ़ायदा नहीं है। मीन से आपको मतलब जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो नहीं मिलेगी, राइट। मीन हम क्यों निकालते हैं? क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे डेटा में जितने भी पॉइंट्स हैं वो कौन से वैल्यू के आसपास है, वो निकालने के लिए हम मीन निकालते हैं। लेकिन अगर आउटलायर है आपके डेटा में और अगर आप मीन निकालोगे तो जो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी दैट विल बी रॉन्ग। क्योंकि अगर हमने इसमें 300 ऐड किया तो हमारा मीन आ रहा है 130, और अगर आप देखोगे डेटा में तो हमारे डेटा में कोई भी पॉइंट 130 के आसपास नहीं है, राइट। यस मैम। ओके, तो Yes, अगर ma'am. हाँ, तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास ऐसा डेटा है कि जिसमें बहुत अलग अलग वैल्यूज़ है, जैसे कुछ वैल्यूज़ इस रेंज में है 50 to 100, और कुछ वैल्यूज़ बहुत ही बड़े हैं जैसे 300 है, 400 है, 1000 है, तो वहाँ पे आप मीन मत निकालो, वहाँ पे आप दूसरा कोई टेक्निक यूज़ कर सकते हो। ठीक है, वी हैव 3 टेक्निक्स: मीन, मोड, मीडियन। ओके, नाउ यस मैम। नेक्स्ट इज मीडियन। मीडियन इज मिडल वैल्यू इन ऑर्डर्ड डेटा सेट। ओके, इसमें जो ऑर्डर्ड कीवर्ड है दैट इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। मीडियन क्या होता है कि जितने भी आपके पास डेटा में वैल्यूज है उसको पहले आप सॉर्ट करो, उसको ऑर्डर करो, और फिर उसका एक मिडल वैल्यू निकालो, और वो होता है मीडियन। ठीक है, जैसे अगर मेरे पास ये डेटा है विच इज़ ऑलरेडी ऑर्डर्ड, ये असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है, और इसका अगर मिडल वैल्यू हम देखेंगे, यहाँ पे 5 वैल्यूज़ है, राइट, 5 वैल्यूज़ आर देयर। तो ये जो मिडल वैल्यू होगा दैट इज़ मीडियन। ठीक है, यस लेकिन ऐसे मैम। भी हो सकता है कि हमारे डेटा में इवन नंबर ऑफ वैल्यूज़ है, जैसे यहाँ पे 4 है, तो इन दैट केस मिडल में हमारे पास 2 वैल्यू है, तो हम क्या करेंगे, ये 2 वैल्यू उठाएंगे और उनका एवरेज निकालेंगे, और जो एवरेज आएगा दैट विल बी योर मीडियन। यस मैम। ठीक है, तो अगर आपके डेटा में आउटलायर है तो इंस्टेड ऑफ मीन यू कैन यूज मीडियन। ठीक है, सो बेटर देन मीन व्हेन देयर आर आउटलायर्स। इस मीडियन जब निकालते हो तो मीडियन पे आउटलायर का ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होता, ज़्यादा उसका इम्पैक्ट नहीं होता। ठीक है, मीडियन समझ में आया? यस मैम। यस मैम। अभी मैं आपको एक डेटा देती हूँ, उसका आप मीडियन बताओ मुझे क्या हो सकता है। ठीक है, ओके मैम। क्या होगा इसका मीडियन? 45। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, डेटा को सॉर्ट करना है, राइट। अगर आप सॉर्ट करोगे तो सबसे पहले आएगा 12, उसके 20 बाद 16, उसके बाद 20, उसके 20 बाद 20 राइट। तो इसका मीडियन क्या आएगा? 20। आया समझ 20। में? दैट इज़ वाई आई टोल्ड, ये जो मीडियन है इसमें ये ऑर्डर्ड कीवर्ड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एज इट इज़ डेटा लोगे तो आपका मीडियन गलत हो जाएगा। सबसे पहले आपको डेटा को सॉर्ट करना है, उसके बाद ही मीडियन निकालना है। ठीक है, जी मैम। ओके। एंड नाउ नेक्स्ट इज मोड। मोड इज़ द वैल्यू दैट अकर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन डेटा सेट। जो भी आपको डेटा सेट दिया है
उसमें सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में जो वैल्यू अपीयर हुआ है दैट इज़ योर मोड, राइट। जैसे ये एग्जांपल कंसिडर करो, इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमें क्या करना होता है कि कोई भी वैल्यू लो, कितनी बार ऑकर हुआ वो फाइंड आउट करना है, राइट। तो हमारे पास 4 है, देन 6 है, 8, 9, 12। 4 कितनी बार आया है? ओनली वंस। एक 6 आया है 3 बार, यस 8 आया मैम। है 1 बार, 9 1 बार, एक 12 एक बार, एंड 12 1 बार, राइट। एक साल। 6 3 बार आया है ना। क्या हो गया? अगर आप दूसरा कुछ काम कर रहे हो तो प्लीज म्यूट करो, ऐसे बहुत डिस्टर्ब हो रहा है यहाँ पे। मैम कंटिन्यू। ठीक है, तो इसमें सबसे ज्यादा मोस्ट फ्रिक्वेंटली कौन सा वैल्यू अकर हुआ है? 6। 6। तो ये 6 क्या हो गया हमारा? मोड। ठीक है। नाउ मोड का और एक प्लस पॉइंट ये है कि मोड आप क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों टाइप के डेटा पे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे हमें सिर्फ क्या करना है, कुछ भी कैलकुलेशन नहीं कर रहे, यहाँ पे सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, हर एक वैल्यू चेक करें कि कितनी बार आई है डेटा सेट में। ठीक है, तो यस अगर मैम। इंस्टेड ऑफ नंबर अगर आपके पास जैसे रेटिंग है, ठीक है, गुड, बैड, अगेन गुड, वर्स्ट, गुड, बैड, ऐसे रेटिंग का डेटा है, तो भी आप इसका मोड निकाल सकते हो। क्या होगा इसका मोड? गुड। गुड, बिकॉज गुड सबसे ज़्यादा बार आया है, राइट। अगर मैं इसमें और एक ऐड करती हूँ तो अभी क्या होगा इसका मोड? गुड मैम। अब क्या गुड होगा? बैड जो गुड, गुड ही होगा। गुड भी 3 बार आया है हमारे पास और बैड भी डेड भी 3 तो बार आया आया ना है, 3 राइट। तो बार। गुड और बैड ये दोनों भी इसके मोड हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कि अगर आपके पास डेटा है जिसमें एक ही मोड है, इट इज़ कॉल्ड एज यूनिमोडल डेटा सेट। अगर आपके पास कुछ डेटा सेट है जिसमें 2 मोड्स आ रहे हैं, ओके, कंटेन्स 2 मोड्स, तो उसको कहते हैं हम बाय मॉडल डेटा सेट। ऐसा भी डेटा हो सकता है कि जहाँ पे कोई 3 वैल्यू सेम ही बार अपीयर हुए हो, तो उसको कहते हैं हम ट्राई मॉडल डेटा सेट। और 3 से भी अगर ज़्यादा मोड है आपके डेटा में तो उसको कहते हैं मल्टी मॉडल डेटा सेट। ठीक है। ओके मैम। हाँ, यस और एक मैम। केस ऐसी भी हो सकती है, जैसे अगर मेरे पास डेटा है 4 6 7 8 9, इसमें हर एक वैल्यू एक ही बार आई है, राइट। सो देर इज नो मोड, इसका कुछ मोड नहीं है। यस मैम। तो अगर ऐसा डेटा है हमारे पास जिसमें हर एक वैल्यू एक ही बार अपीयर हुई है, तो दैट डेटा हैज नो मोड। ठीक है। यस मैम। ओके, इसका यूज केस हो सकता है मार्केट एनालिसिस। जैसे मार्केट में जो भी कुछ परचेस करते हैं हम, या फिर ऑनलाइन कुछ भी शॉपिंग वेबसाइट पे हम कुछ परचेस करते हैं, तो वहाँ पे हम एक पर्टिकुलर कैटेगरी में फाइंड आउट कर सकते हैं कि सबसे ज़्यादा कौन सा प्रोडक्ट सेल हुआ है, उसमें से सबसे ज़्यादा कौन सा कलर सेल हुआ है, राइट। वो निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? डेटा का मोड। क्लियर? यस मैम। यस मैम। ओके, तो ये मीन, मोड, मीडियन, ये क्या है? मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। यस मैम। ठीक है, इससे हम उस डेटा का सेंटर निकालने की कोशिश करते हैं, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। उस डेटा की सेंट्रल टेंडेंसी हम निकालते हैं। ठीक है, 3 टेक्निक है, मीन, मीडियन एंड मोड। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। डिस्पर्शन का मतलब होता है कि आपका डेटा कैसे स्प्रेड हुआ है, सेंटर से कैसे स्प्रेड हुआ है, राइट। ऐसे हो सकता है
कि अगर मैंने किसी प्लॉट पे डेटा अगर प्लॉट किया, ओके, और ये मेरा एक सेंटर है, तो मेरे सारे वैल्यूज़ इसके अराउंड ही प्लॉट हो रहे हैं। या फिर ऐसे भी कुछ डेटा हो सकता है कि मेरा जो सेंटर वैल्यू है उससे बहुत दूर है बाकी के वैल्यूज़, ठीक है। तो ये मेजर ऑफ डिस्पर्शन से हमें पता चलता है कि जो आपका डेटा है वो सेंटर से कैसे स्प्रेड हुआ है, सेंटर से बहुत दूर है, सेंटर के बहुत पास है, या सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे है, ठीक है। वो फाइंड आउट करने के लिए हम यूज़ करते हैं मेजर ऑफ डिस्पर्शन। डिस्पर्शन का मतलब होता है स्प्रेड, ठीक है। और ये फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास दो टेक्निक्स होते हैं, फर्स्ट इज़ वेरिएंस एंड सेकेंड इज स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। तो वेरिएंस कैलकुलेट करने का एक फार्मूला है। सबसे पहले देखो वेरिएंस क्या होता है। वेरिएंस मेजर्स हाउ फार ईच वैल्यू इज़ फ्रॉम द मीन, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया, मीन मीडियन मोड से हम क्या फाइंड आउट करते हैं, डेटा का सेंटर, ठीक है। और ये जो सेंटर है, अगर मीन है हमारा डेटा का सेंटर, हमने मीन से कैलकुलेट किया है, तो मीन से हमारे डेटा में जो बाकी के पॉइंट्स है वो कैसे स्प्रेड हुए हैं, वो अगर आपको देखना है तो आप वेरिएंस कैलकुलेट करो, ठीक है। अगर आपके वेरिएंस का वैल्यू हाइयर है, दैट मीन्स डेटा पॉइंट्स आर स्प्रेड आउट, मतलब डेटा पॉइंट्स मीन से बहुत दूर तक स्प्रेड हुए हैं। और अगर आपके डेटा का वेरिएंस लो है, दैट मीन्स वैल्यूज़ आर वेरी क्लोज टू मीन। अगर वेरिएंस की वैल्यू बहुत कम आती है, उसका मतलब है कि जो भी डेटा पॉइंट्स हैं आपके डेटा में वो सेंटर के बहुत पास में है, बहुत नज़दीक है। समझ रहे हो? यस मैम। यस मैम। ओके, प्लीज रिपीट कर दीजिए मैम। ठीक है, रिपीट करती हूँ। वेरिएंस समझने के लिए सबसे पहले आपको मीन का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। मीन आपको क्लियर है? यस यस मैम। हाँ, मीन कैलकुलेट कैसे करते हैं वो तो आपको पता है, लेकिन मीन का पर्पस क्या है? मीन का पर्पस है कि जो भी डेटा पॉइंट आपको दिए हैं उनका सेंटर फाइंड आउट करना, ठीक है। यस मैम। अभी अगर कोई डेटा आपको दिया है, उसका सेंटर आपने एक फाइंड आउट किया, ठीक है। तो इस सेंटर से जो भी बाकी के आपके डेटा पॉइंट्स हैं वो कैसे स्प्रेड हुए हैं, वो फाइंड आउट करने के लिए हम यूज़ करते हैं मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। इसको कहते हैं स्प्रेड या डिस्पर्शन, ठीक है। और अगर आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये डेटा कैसे स्प्रेड है, तो उसके लिए हम कैलकुलेट करते हैं वेरिएंस। सबसे पहला टेक्निक है उसके लिए वेरिएंस। अगर आप वेरिएंस कैलकुलेट करोगे, जिसका एक फार्मूला है, दिस इज़ द फार्मूला, इस फार्मूला से अगर आप वेरिएंस कैलकुलेट करोगे और उस वेरिएंस की वैल्यू बहुत बड़ी है, हाइयर है, मतलब उसका मतलब होता है कि डेटा पॉइंट्स आर स्प्रेड आउट। स्प्रेड आउट मतलब जो कोई सेंटर है आपका, उससे बहुत दूर है आपके डेटा के वैल्यूज, ओके। अगर वेरिएंस का वैल्यू आपका बहुत कम आता है, उसका मतलब होता है कि जो आपका सेंटर पॉइंट है उसके बहुत पास में आपके डेटा पॉइंट्स के वैल्यूज है बाकी के, ठीक है। यस मैम। ओके मैम। तो वेरिएंसेस ऐसा टेक्निक है कि उसके लिए आपको किसी प्लॉट पे जाके प्लॉट नहीं वैल्यूज करनी है, सिर्फ आप वेरिएंस कैलकुलेट कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि डेटा कैसा है। क्योंकि डेटा माइनिंग में जो डेटा होता है ना, दैट इज़ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, बहुत बड़ा डेटा होता है। तो उस डेटा सिर्फ देख के आपको पता नहीं चलेगा कि इसका स्प्रेड कैसा है। उसके लिए आपको कुछ ना कुछ टेक्निक यूज़ करना पड़ेगा, राइट। और वो टेक्निक है वेरिएंस, ठीक है। नाउ Yes, द ma'am. फार्मूला, नाउ सी द फार्मूला। फार्मूला क्या है? वेरिएंस इज ऑल्सो कॉल्ड एज सिग्मा स्क्वायर, ओके। इसको कैलकुलेट करते हैं हम समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार मतलब मीन, समेशन ऑफ एक्स आई मतलब हर एक वैल्यू को उसके मीन से सब्ट्रैक्ट करो और उसका स्क्वायर करो, देन उसको डिवाइड करो n से। जो एक वैल्यू मिलेगा आपको, दैट इज़ नथिंग बट योर वेरिएंस, ओके। एग्जाम्पल भी है इसका, एग्जाम्पल से भी हम समझते हैं, ठीक है, और क्लियर हो जाएगा। ये हमारा डेटा है, बहुत छोटा डेटा लिया है हमने ताकि आप समझ सको। ओनली 3 पॉइंट्स आर देयर, 5, 10 एंड 15, ठीक है। सबसे पहला स्टेप है कि हमें मीन निकालना है। क्या होगा इसका मीन?
10 10 10, राइट। ऐड करो ऑल डेटा पॉइंट्स, डिवाइड बाय 3 करो, तो इसका मीन आ गया 10, राइट। नाउ सेकेंड स्टेप में क्या था, अप्लाई द फॉर्मूला। ये फॉर्मूला क्या है, एक्स आई माइनस एक्स बार ब्रैकेट स्क्वायर, मतलब ये 10 इज एक्स बार, ठीक है। और ये जो हमारे पास तीन वैल्यूज है, दीज आर एक्स आई, मतलब x1, x2 एंड x3। हमें अभी क्या करना है, हर एक डेटा में जो वैल्यू है उससे हमें x बार को सब्ट्रैक्ट करना है। मतलब फर्स्ट वैल्यू 5, x बार की वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखो 5, 10 x बार की वैल्यू 10, सो ये फर्स्ट वैल्यू हो गई 5 माइनस 10। देन Yes, सेकेंड वैल्यू इज 10, x बार वैल्यू इज ऑल्सो 10, सो 10 माइनस 10, और उसके बाद 15 थर्ड minus वैल्यू 15 और x बार की minus वैल्यू 10, 10 ठीक है। सो 5 माइनस 10, 10 माइनस 10, 15 माइनस 10, 15 minus उनकी 10 वैल्यूज क्या आ गई हमारे पास, माइनस 5, minus 5 0, 0 5, 5 ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या था, हम उसका स्क्वायर कर रहे हैं, राइट, उसको। yes ma'am तो हर एक वैल्यू का स्क्वायर होगा, -5 का स्क्वायर 25, 0 का yes स्क्वायर 0, और 20 अगेन 5 का स्क्वायर 25, 25 ठीक है। अभी इनको ऐड करना है हमें, 25 प्लस 0 प्लस 25 एंड डिवाइडेड बाय n, मतलब 3। ये yes जब आप ma'am कैलकुलेट करोगे तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 16.67 16.67। जस्ट अ सेकेंड, कोई और भी ज्वाइन कर रहा है शायद, ठीक है। श्रवण, इतना लेट मत ज्वाइन किया करो, टाइम पे मीटिंग ज्वाइन करो। विनय, टाइम पे मीटिंग ज्वाइन करो, ऐसे कंटिन्यूसली आप डिस्टर्ब करते हो बार बार रिक्वेस्ट करके। फर्स्ट 5 मिनट्स में सबको मीटिंग ज्वाइन करना है, अभी इसके बाद मैं लेट कमर्स को अलाउ नहीं करूँगी। ठीक है, समझ में आया वेरिएंस कैसे कैलकुलेट करना है। यस मैम। yes ma'am यस मैम। ठीक है, अगर आपको वेरिएंस समझ में आया है तो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन तो बहुत इजीली समझ में आएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन होता है सिर्फ स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, जो भी वेरिएंस आपने निकाला उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आपका आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। सो स्टैंडर्ड डेविएशन इज स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस एंड इट इज ऑल्सो यूज टू चेक स्प्रेड ऑफ डेटा, ठीक है। ये दोनों भी मेजर ऑफ डिस्पर्शन है, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। इससे हमें डेटा का स्प्रेड पता चलता है, ठीक है। तो वेरिएंस अगर आपने कैलकुलेट किया है तो स्टैंडर्ड डेविएशन तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, आपको सिर्फ उसका स्क्वायर रूट लेना है, ठीक है। अगेन हमारे पास सेम डेटा है, हमने सबसे पहले मीन निकाला, ठीक है, फिर हर एक वैल्यू का मीन से डिफरेंस कैलकुलेट किया, फिर उसका स्क्वायर किया, ठीक है, फिर उसका वेरिएंस निकाला, ओके। और जैसे आप वेरिएंस निकालते हो इसका अगर आप स्क्वायर रूट लोगे तो जो वैल्यू आपको मिलेगा दैट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। yes ma'am यस किसी मैम। को डाउट है अभी तक कुछ? no ma'am मैम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए वेरिएंस का स्क्वायर करना पड़ता है। क्या क्या? स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए वेरिएंस का स्क्वायर करना पड़ेगा मुझे। यस, स्टैंडर्ड डेविएशन अगर आपको निकालना है तो आपको उसके पहले वेरिएंस ही कैलकुलेट करना पड़ता है, और इसका जब आप स्क्वायर रूट लोगे तो ये आपको स्टैंडर्ड डेविएशन मिलेगा, राइट। फॉर्मूला भी अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे वेरिएंस में हमारे पास था सिग्मा स्क्वायर, याद है आपको? yes ma'am दिखाती हूँ आपको, सी यहाँ पे वेरिएंस के फॉर्मूला में ही हमने लिखा था सिग्मा स्क्वायर, राइट। तो स्टैंडर्ड डेविएशन में उसका स्क्वायर रूट है, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन इज सिग्मा। सिग्मा। okay ma'am
Yes. Yes, ma'am. नेक्स्ट विल सी ग्राफिक डिस्प्ले ऑफ डेटा। Yes. ओके, इसमें हम देखेंगे कि डेटा को आप कौन कौन से अलग अलग टाइप से प्लॉट कर सकते हो या ग्राफिक्स में डिस्प्ले कर सकते हो। ठीक है, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि जब भी आप प्लॉट करते हो डेटा को कोई भी मेथड यूज़ करके, तो इमीडिएटली विजुअलाइजेशन होता है और आपको समझ में आता है कि डेटा किस टाइप का है। ठीक है, इजीली आप एनालिसिस कर सकते हो उस डेटा का। फॉर दैट पर्पज़ दिस ग्राफिक डिस्प्लेज आर वेरी इम्पॉर्टेंट। ओके, उससे आपको ट्रेंड समझ में आते हैं, अगर आपके डेटा में कुछ आउटलायर है तो वो समझ में आते हैं, आपका डेटा कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो समझ में आता है। दैट इज़ वाई ग्राफिक डिस्प्लेज आर यूज्ड इन बिजनेसेस, रिसर्च, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, इन सब में ग्राफिक डिस्प्ले यूज़ होता है। ठीक है, पाइथन पढ़ा है आपने? पाइथन No, लैंग्वेज? ma'am. नो मैम, यस नो मैम, मैम। सुखदेव ने पढ़ा है। यस मैम, थोड़ा थोड़ा पढ़ा है। ओके, एक्सेल तो नो पता है मैम, ना कुछ नहीं आपको? पढ़े। एक्सेल तो पता है ना? यस जी मैम। मैम। एक्सेल में आपने कभी किया है ऐसे कुछ डेटा स्टोर करके उसके हिस्टोग्राम, यस मैम। बार चार्ट, ऐसे Yes, यस कुछ ma'am. प्लॉट मैम, किया है? बार चार्ट वगैरह बनाया है। बार Yes, चार्ट ma'am. वगैरह Okay, बनाए ना, वो ma'am. तो हमें मैथ्स में भी होता है, राइट? हाँ, लेकिन जो Yes, वहाँ पे ma'am. हम एक्सेल में या मैथ्स में जो भी हम कैलकुलेशन करके ड्रॉ करते हैं, वो बहुत स्मॉल डेटा पे होता है। सेम टेक्निक सेम है, लेकिन यहाँ पे हम लार्ज डेटा पे कर रहे हैं, इतना ही डिफरेंस है। ठीक है, सो लेट अस अंडरस्टैंड वन बाय वन। सबसे फर्स्ट टेक्निक हम देखेंगे हिस्टोग्राम। ठीक है, हिस्टोग्राम क्या होता है? इट इज़ अ बार चार्ट रिप्रेजेंटिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। अगर आपको कुछ न्यूमेरिकल डेटा दिया है, ओके, तो उसको बार चार्ट में हम रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले हम उस डेटा को कुछ डेटा रेंज में डिवाइड करते हैं और उसकी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं कि इस जैसे 40 to 50 में कितना डेटा है। 40 to 50 में अगर मेरे पास 10 रिकॉर्ड्स है तो मैं वो बार चार्ट 10 पॉइंट तक ड्रॉ करूँगी। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल दिखाती हूँ। ठीक है, सी, यहाँ पे एक एग्जांपल है। अ टीचर वांट टू एनालाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्जाम स्कोर्स फॉर 100 स्टूडेंट्स। ठीक है, हमारे पास 100 स्टूडेंट्स का डेटा है और वो हमें उस पर हमें एनालिसिस करना है। ठीक है, एग्ज़ाम स्कोर स्टूडेंट्स का रेंज है फ्रॉम 0 to 100। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे हम सारे स्कोर्स डालेंगे फ्रॉम रेंज। ठीक है, तो यहाँ से 0 स्टार्ट होता है, 0 पे में भी कोई स्कोर नहीं होगा, इसीलिए यहाँ पे हमने कुछ ड्रॉ नहीं किया है। तो लगभग हमारा स्कोर स्टार्ट होता है 45 से। ठीक है, तो यहाँ पे रेंज में हम डिवाइड करते हैं स्कोर्स को, और जैसे मेरे पास 45 to 50 में मान लो 5 स्टूडेंट्स हैं, तो मैंने क्या किया, 5 पॉइंट तक ये जो बार है ये ड्रॉ किया। ठीक है, जैसे मेरे पास 50 to 55 में भी 5 स्टूडेंट है, तो मेरा ये जो बार है इसकी हाइट यहाँ तक ही आ गई, राइट? तो जितनी भी मेरी डेटा की फ्रीक्वेंसी है उसके हिसाब से हम इस बार का हाइट देते हैं। ठीक है, तो जैसे ही आप ये प्लॉट करते हो आपको क्या पता चल रहा है, सबसे ज़्यादा मार्क्स कौन से रेंज में है? 60 मैम। यहाँ पे मैं 60. 55, देन यहाँ पे 65, ऐसे मान लो आप। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा मार्क्स कौन से रेंज में है? Ma'am, 50 to 65. 50 to 60। ये आपको समझ में आ गया तुरंत, जैसे आपने प्लॉट देखा, यहाँ पे आपने स्कोर देखा और उसका हाइट देखा, राइट? Yes, ma'am. हाँ, तो जैसे आप कोई भी डेटा विजुअलाइज करते हो तो आपको एट अ ग्लांस वो समझ में आता है कि, या फिर आप एनालिसिस कर सकते हो उसका तुरंत। ठीक है, Yes, ma'am. यहाँ पे क्या है, द स्कोर रेंज इज अप्रोक्सीमेटली बिटवीन 45 to 100। द मोस्ट फ्रिक्वेंट स्कोर्स आर अराउंड 60 to 80। ओके, 60 और उसके बाद सबसे ज़्यादा हाइट वाले ये हैं। ठीक है, तो 60 to 80 में हमारे पास सबसे ज़्यादा स्कोर है। देर आर फ्यूअर स्टूडेंट्स विथ स्कोर अबव 90 और बिलो 50। बिलो 50 में भी हमारे पास बहुत कम लोग हैं और अबव 90 में भी बहुत कम लोग हैं। ठीक है, हिस्टोग्राम समझ में Yes, आया? ma'am. हिस्टोग्राम का यूज Yes, ma'am. समझ में आया? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am.
यस मैम। तो ये याद रखना है आपको कि हिस्टोग्राम में जब भी आप हिस्टोग्राम प्लॉट करते हो तो उसमें हम डेटा को रेंज में डिवाइड करते हैं, राइट। जैसे यहाँ पे हमने रेंज में डिवाइड किया 45 to 50 है या 50 to 60 है, ऐसे हमने रेंज में डिवाइड किया और रेंज में डिवाइड करने के बाद उस रेंज में कितने रिकॉर्ड्स हैं वो देख के हम इसका हाइट डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो हाइट विल रिप्रेजेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट पर्टिकुलर रेंज। Yes, ma'am. Okay. Now next is scatter plot. Scatter plot represent two numerical variables using dots. ओके मैं सबसे पहले आपको दिखाती हूँ स्कैटर प्लॉट दिखता कैसे है। दिस इज स्कैटर प्लॉट, ठीक है। स्कैटर प्लॉट हम प्लॉट करते हैं टू अंडरस्टैंड रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, राइट। Yes, जैसे ma'am. अगर मेरे डेटा में एक कॉलम है हाइट का और दूसरा है वेट का, तो मैंने क्या किया, हाइट के वैल्यूज़ ले लिए, वेट के वैल्यूज़ ले लिए और यहाँ पे मैंने वो पॉइंट्स प्लॉट किए, राइट। जैसे अगर आप ये पॉइंट देखोगे, हर एक पॉइंट को एक एक्स एंड वाई वैल्यू होती है, राइट। कोई भी ग्राफ पे आप पॉइंट प्लॉट करते हो तो इसको एक एक्स वैल्यू रहेगी, एक वाई वैल्यू रहेगी, ठीक है। Yes, ma'am. हाँ, तो ये एक्स एक्सिस पे हमारे पास है हाइट इन सेंटीमीटर, वाई एक्सिस पे हमारे पास है वेट इन किलोग्राम। तो अगर मैं ये एक पर्टिकुलर पॉइंट कंसिडर करती हूँ तो इसका हाइट है अराउंड 152 जो कि एक्स एक्सिस पे हाइट है और वाई एक्सिस पे वेट है अराउंड 65, राइट। वैसे ही हर एक पॉइंट को कुछ ना कुछ वैल्यू है, हाइट है और वेट है, राइट। Yes, ma'am. हाँ, तो ये स्कैटर प्लॉट क्या रिप्रेजेंट करता है कि कोई भी डेटा है हमारे पास, उसमें ये जो दो वेरिएबल हम प्लॉट करते हैं उनके बीच में कैसा रिलेशन है, ठीक है। तो अगर ये अगर आप प्लॉट देखोगे तो इससे समझ में आ रहा है कि जैसे हाइट आपका इंक्रीज हो रहा है वैसे वेट भी इंक्रीज हो रहा है। Yes, ma'am. तो यहाँ पे हमें हाइट और वेट के बीच में जो कोरिलेशन है वो समझ में आ रहा है, राइट। सो स्कैटर प्लॉट हेल्प्स इन फाइंडिंग कोरिलेशन। और कोरिलेशन होते हैं 3 टाइप के, पॉजिटिव, निगेटिव एंड नन, ओके। पॉजिटिव कोरिलेशन मतलब अगर मेरे पास x और y ये दो वैल्यूज़ है और x की वैल्यू बढ़ रही है तो y की वैल्यू भी बढ़ रही है, दैट मीन्स देयर इज पॉजिटिव कोरिलेशन, ठीक है। जैसे इस प्लॉट में भी कौन सा कोरिलेशन है, पॉजिटिव, क्योंकि जैसे हाइट बढ़ रहा है वैसे वेट भी बढ़ रहा है, राइट। Yes, ma'am. Yes, ma'am. वैसे अगर x और y दो वेरिएबल है और x की वैल्यू इंक्रीज हो रही है और y की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, दैट मीन्स देयर इज निगेटिव कोरिलेशन। निगेटिव कोरिलेशन का कुछ एग्जांपल दे सकते हो आप? ऐसी कौन सी वैल्यूज हो सकती है कि एक को हम इंक्रीज करते हैं तो दूसरी डिक्रीज हो जाएगी? मैम डिस्टेंस हो सकता है क्या? डिस्टेंस और मैम जैसे कोई डिस्टेंस है उसको जब कवर करते जाते हैं तो वो कम होती जाती है। नहीं, ठीक है। डिस्टेंस से मुझे क्या याद आया, जैसे अगर x है हमारे पास स्पीड और y है ट्रैवल टाइम, यस मैम। ठीक है। जैसे ही मैं स्पीड बढ़ाऊंगी, जितना स्पीड व्हीकल का ज़्यादा होगा उतना ट्रैवल टाइम क्या होगा, कम होगा। कम होगा। यस मैम। आ रहा है समझ में? तो स्पीड में यस और मैम। ट्रैवल टाइम में कौन से टाइप का कोरिलेशन है? मैम स्कैटर प्लॉट। नेगेटिव कौन से टाइप का कोरिलेशन है? कोरिलेशन हमारे पास 3 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव, निगेटिव। जो होता है वो इनवर्स। तो यहाँ पे निगेटिव कोरिलेशन है। यस मैम। ऐसे कुछ और एग्जांपल दे सकते हो आप? ग्रेविटेशनल फोर्स। सॉरी,
बताओ। बोल बोल। पॉजिटिव का बताओ, निगेटिव का बताओ, कुछ भी बताओ। सी मैं आप आपसे मैम रिलेट कोई। होगा, ऐसे एक हेलो मैम। एग्जांपल देती हूँ, स्टडी एंड मार्क्स। यस मैम। हेलो मैम। जिम जाने से बॉडी का वेट है वो घटता है। एक मैम मिनट, ये भी मुझे होता सुनाई है। नहीं दे रहा, थोड़ा जोर से बोलो। मैम ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है दो बॉडीज के बीच में, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के। क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है? मैम वो जो ग्रेविटेशन फोर्स होता है दो बॉडीज के बीच में, हाँ, तो वो मतलब डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर डिस्टेंस बढ़ती है तो ग्रेविटेशनल फोर्स घटता है। राइट, वेरी गुड, वेरी नाइस एग्जांपल। डिस्टेंस, डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ बोल रहे हो तुम, है ना? डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, ये कैसे होंगे कोरिलेट? डिस्टेंस जैसे बढ़ता है वैसे ग्रेविटेशनल फोर्स कम। घटता है। कम होता है, राइट? कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स होंगे वो हाँ, एक कोई भी दूसरे से ऑब्जेक्ट दूर हो, होंगे। जिस जैसे आप अर्थ से उसका डिस्टेंस बढ़ाओगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा? कम होगा। तो यहाँ पे है निगेटिव कोरिलेशन, राइट? यही बोल रहे थे ना? यस मैम। वैसे बहुत आपसे जो रिलेट होगा वैसे एग्जांपल मैं एक दे रही थी, स्टडी अवर्स एंड मार्क्स। इसमें कैसा कोरिलेशन है, पॉजिटिव है या निगेटिव है? मैम पॉजिटिव और स्टडी नेगेटिव अवर्स दोनों है। अगर इंक्रीज होंगे तो ऑब्वियसली मार्क्स भी क्या होंगे? इंक्रीज इंक्रीज हो होंगे, गए। राइट? तो यस इसमें मैम। क्या है? पॉजिटिव कोरिलेशन। और एक क्लासिक मैम एग्जांपल होता है कोरिलेशन मैम का। मैम इसमें दोनों हो सकता है, अगर स्टडी आवर्स कम है तो मार्क्स भी डिस्करेज हो जाएगा। हम एक्सरसाइज कैसे करने से निगेटिव बॉडी। होगा? अगर ज्यादा देर स्टडी करोगे तो मार्क्स तो बढ़ेंगे ही ना, या कम हो जाएंगे? मैम जब स्टडी कम करेंगे तो मार्क्स कम हो जाएगा। अच्छा, स्टडी कम करोगे तो मार्क्स भी कम होता है, तो भी वो पॉजिटिव ही कोरिलेशन है ना। निगेटिव कब ओके। होता है कि एक बढ़ रहा है और दूसरा घट रहा है, और एक दूसरे बैठ रहा है। ओके मैम। तब निगेटिव होता है। एक कम हो रहा है दूसरा कम हो रहा है तो भी वो पॉजिटिव ही कोरिलेशन है, ठीक है? इसका और एक क्लासिक एग्जांपल होता है कि किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस और उसका डिमांड। प्राइस अगर डिमांड बढ़ता ज्यादा है होगी तो तो प्राइस बढ़ जाएगा। डिमांड कम हो जाता है, और डिमांड जब डिमांड जब बढ़ता है तो प्राइस कम हो जाता है। प्राइस और डिमांड में निगेटिव कोरिलेशन होता है ऑलवेज। यस मैम। मैम जैसे किसी चीज़ का कंपटीशन हो रहा है तो उसमें मैम कैसा रिलेशन होगा? क्या क्या? मैम जब अगर किसी चीज़ का कंपटीशन हो रहा है, उसमें कंपटीशन बढ़ रहा है या घट रहा है, तो वो कैसा रिलेशन होगा? नहीं, ऐसे कंपटीशन में नहीं बता सकते। कोई भी रिलेशन आपको बताना है, कोई भी चीज़ में कोरिलेशन के लिए आपके पास दो वेरिएबल्स चाहिए। जैसे हमने यहाँ पे देखो जितने एग्जांपल्स लिए सब में हमने दो वेरिएबल्स लिए, एक तो स्पीड, ट्रैवल टाइम, स्टडी अवर्स, मार्क्स, प्राइस, डिमांड, यस मैम। डिस्टेंस। यस मैम। हाँ, तो ऐसे अगर दो वेरिएबल है आपके पास तो उसमें आप कोरिलेशन फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे भी बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है, टेम्परेचर एंड आइसक्रीम सेल, राइट? जैसे ही टेम्परेचर यस आपका बढ़ेगा तो आइसक्रीम का सेल भी क्या होगा? मैम। बढ़ेगा। बढ़ेगा। तो इनमें क्या है? पॉजिटिव कोरिलेशन। यस मैम। ठीक है, आया समझ में? यस मैम। हाँ, तो ऐसे ऐसे कोरिलेशन फाइंड आउट करने के लिए हम प्लॉट करते हैं स्कैटर प्लॉट, ठीक है? तो स्कैटर यस प्लॉट का जो मैम। डायरेक्शन है उससे आपको पता चलता है कि ये जो दो वेरिएबल है इसमें पॉजिटिव कोरिलेशन है या निगेटिव कोरिलेशन है। और नो कोरिलेशन मतलब वहां पे आपको सारे पॉइंट्स ऐसे स्कैटर दिखेंगे, वहां पे आपको कुछ भी डायरेक्शन नहीं दिखेगा। अगर ऐसे मेरे पास पॉइंट्स है तो इसमें कुछ भी कोरिलेशन नहीं है, राइट? लेकिन अगर ये प्लॉट है और इसमें सारे पॉइंट्स इस डायरेक्शन में ही है तो इसको कहते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन। अब मैं यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ। अगर ऐसा मेरे पास प्लॉट है और उसमें पॉइंट्स इस डायरेक्शन में है तो ये हो गया निगेटिव। क्यों निगेटिव हो गया? क्योंकि जैसे ही मेरा ये x बढ़ रहा है वैसे y डिक्रीज हो रहा है, राइट? तो ये हो गया यस मैम। निगेटिव कोरिलेशन। तो अगर स्कैटर